हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आइडियाज़। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ ये कुछ हफ्ते पुराना है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। आप सब लोगों को ये मालूम होगा कि नासा ने 25 दिसंबर 2021 को हमारे हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजा था जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जब इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया इससे एक्सपेक्टेशन बहुत थी और जाते ही इसने जब ये काम करना शुरू हुआ तो इसने बहुत अच्छी न्यू डिस्कवरीज करनी शुरू की। जब ये टेलीस्कोप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो इसने बहुत सारी चीजों के ऊपर से पर्दा उठाना शुरू किया, नए नए ग्रह खोजने शुरू किए, नई नई गैलेक्सी खोजनी शुरू की। लेकिन अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने डिस्कवरी की है वो शायद अब तक की जेम्स वेब के द्वारा की गई सबसे बड़ी डिस्कवरी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक नया प्लेनेट खोजा है जिसका नाम है K2-18b और ये हमारी अर्थ से ऑलमोस्ट 120 लाइट ईयर्स दूर है। कि लाइट को ट्रेवल करने में जितना एक साल लगता है उसे एक लाइट ईयर कहते हैं। और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये इसे कैसे खोजा गया, कैसे साइंटिस्ट ने एग्जामिन किया कि ये प्लेनेट रहने लायक हो सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन के ऊपर बात करते हैं। K2-18b जैसा मैंने पहले बताया कि हमारी अर्थ से ऑलमोस्ट 120 लाइट ईयर्स अवे है और ये एक ऐसे स्टार की तरफ घूमता है जिसको हम कूल ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं, कूल ड्वार्फ स्टार कहते हैं। उस स्टार का नाम भी K2-18 है और उस स्टार से ही इस प्लेनेट का नाम लिया गया है K2-18b। अब कूल ड्वार्फ स्टार होता क्या है? कूल ड्वार्फ स्टार उस स्टार को कहते हैं जिसका टेम्परेचर 2430 यानी 2030 डिग्री से कम हो। यानी ये स्टार कंपैरेटिवली बहुत ठंडे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स इन द यूनिवर्स। अगर हम सन की बात करें तो सन का तो करोड़ों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है लेकिन इसका टेम्परेचर 2430 डिग्री से कम है। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो लोकेशन है प्लेनेट की वो स्टार से इतनी दूर नहीं है जो कि इसको एक हैबिटेबल प्लेनेट बना सकता है। आपको मालूम होगा कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए कंपैरेटिवली जो प्लेनेट है उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है कि वो जिस स्टार के चक्कर लगा रहा है वो उससे कितनी दूर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं। इस प्लेनेट के ऊपर 2 गैसेस भी डिस्कवर की गई हैं। वो 2 गैसेस कौन सी हैं? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। ये 2 गैसेस आपको मालूम है कि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका एटमॉस्फेयर में होना। तो ये जो दोनों गैसेस हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये इस प्लेनेट के ऊपर प्रेजेंट है। अच्छा, ये जो प्लेनेट है ये हीसियन एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट उसे कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होता है। और हीसियन का मतलब क्या होता है? HYCEAN। हीसियन उसे कहते हैं जिसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन रिच हो। यानी यहाँ पर मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और हाइड्रोजन भी है। और हीसियन क्या होता है? जहाँ पर हाइड्रोजन प्लस जिसके सरफेस के ऊपर वाटर हो। अब वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड आइस लिक्विड आपको जैसे हमारी अर्थ के ऊपर है, या फिर गैसियस फॉर्म में है, ये अभी पता लगाना मुश्किल है। अच्छा, दूसरी कंडीशन जिसके ऊपर साइंटिस्ट ने ये इशारा किया है कि ये प्लेनेट हैबिटेबल हो सकता या फिर इसको हैबिटेबल बनाया जा सकता है वो है इसकी जो लोकेशन है इसके स्टार से। मैंने पहले भी बताया कि जिस स्टार का ये चक्कर लगाता है वो स्टार इतना ज्यादा गर्म नहीं है लेकिन इसकी लोकेशन उस स्टार से इतनी दूर है जो इसको एक हैबिटेबल प्लेनेट बनाती है। यानी जो इसका टेम्परेचर है वो ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी के लिए या फिर आप ब्रॉडर फॉर्म में ये कह सकते हैं कि लाइफ की सर्वाइवेबिलिटी के लिए ऑप्टिमल है। अब अबंडेंस ऑफ मीथेन, CO2, शॉर्टेज ऑफ अमोनिया अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट इस प्लेनेट को रहने लायक बनाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर मैं अब इशारा करने वाला हूँ वो है इसके ऊपर एक और चीज मिली है। एक ऐसा मॉलिक्यूल मिला है जिसे हम कहते हैं DMS, डाइमिथाइल सल्फाइड। अच्छा, ये मॉलिक्यूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो जैसे मैंने बाकी सारे एलिमेंट्स की बात की, ये भी लाइफ की सर्वाइवेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल हमारे इन्वायरमेंट को रहने लायक बनाता है। कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। साइंटिस्ट इसलिए खुश हैं क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है DMS ये प्रोड्यूस कैसे होता है? ये प्रोड्यूस होता है मैरीन लाइफ से, जहाँ पर पानी हो, मैरीन यानी पानी, जहाँ पर पानी हो और वहाँ पर किसी तरह की लाइफ हो, कोई फंगस हो, कोई एल्गी हो, कोई प्लांट हो, कोई आप कह सकते हैं कि कोई स्पीशीज हो, किसी भी तरह की लाइफ मतलब किसी भी तरह की लाइफ, जरूरी नहीं कि वहाँ पर इंसान हो या फिर एलियन हो। प्लांट्स, फंजाई, एल्गी। आपको पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर भी जो इवोल्यूशन हुआ है सबसे पहले प्रोकैरियोटिक लाइफ आई थी। ऐसी लाइफ आई थी जो सिर्फ एक सेल से बनी हुई थी, यूनिसेलुलर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन होता गया, मल्टी सेलुलर चीजें बनती गई। फिर जो लाइफ थी वो पानी से निकलकर जमीन के ऊपर आ गई, फिर जमीन से इवॉल्व होते रहे, फिर अलग अलग चीजें बनती रही। फिर हमारा इवोल्यूशन हुआ, पहले एक हमारा कॉमन एंसेस्टर था, उससे एक तरफ मंकी निकले, चिंपैंजी निकले, फिर
ह्यूमंस निकले, होमो सेपियंस, हमारे भी कई ब्रीड थी, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, निएंडरथॉल, और लास्ट में सिर्फ हम सर्वाइव कर गए, बाकी सब जो हमारी ह्यूमन स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। ये जो मॉलिक्यूल है इसको बनने के लिए किसी न किसी तरीके की लाइफ चाहिए होती है, तो इसलिए साइंटिस्ट इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस प्लेनेट की डिस्कवरी के साथ। इससे पहले भी बहुत सारे प्लेनेट्स जो थे, जो पहले दूसरे टेलीस्कोप थे उन्होंने डिस्कवर किए, और उनके ऊपर भी इशारा मिलता है। बहुत सारे ऐसे प्लेनेट भी हैं जहाँ पर हमें पानी भी मिला, कहीं वो गैस की फॉर्म में मिला, कहीं हमें रॉक की फॉर्म में मिला, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो इतना अच्छा नहीं था वहाँ पर, यानी ह्यूमंस को बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता अगर उस प्लेनेट को रहने लायक बनाना है। लेकिन ये जो प्लेनेट हमें मिला है ये ऑलरेडी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए 100% तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है जो सर्वाइवल के, लाइफ के सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है। मैं बार बार एक वर्ड का यूज कर रहा हूँ, लाइफ का सर्वाइवल, ह्यूमंस नहीं, लाइफ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, प्लांट्स की फॉर्म में, फंजाई की फॉर्म में, माइक्रोब्स की फॉर्म में। तो मैंने ये बात कर ली है कि वहां पर क्या क्या मिला है। अब मैं बात करता हूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये डिस्कवर कैसे किया कि एक प्लेनेट जो हमसे इतनी ज्यादा दूर है, 120 लाइट ईयर्स अवे, वहां पर ये चीजें मौजूद हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने लाइट कैप्चर की जो इस प्लेनेट से आ रही थी। आपको पता है कि लाइट ट्रेवल करती रहती है, लाइट बहुत दूर तक ट्रेवल करती है, 120 लाइट ईयर्स क्या, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक ट्रेवल करती है। तो जब ये लाइट हमारे तक पहुंचती है, देखो जो एक प्लेनेट होता है उसका एक एटमॉस्फेयर होता है, जरूरी नहीं कि हर प्लेनेट का हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेनेट्स हैं जिनका कोई ना कोई एटमॉस्फेयर है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी थोड़ी बहुत और गैसेज हैं, लेकिन हर प्लेनेट के अंदर अलग अलग गैसेज होती हैं। तो जो गैसेज होती हैं, तो जो वहां से लाइट एमिट होती है, वो गैसेस उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एमिट करती हैं। जो गैसेस होती हैं, एटमॉस्फेयर होती हैं, वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एमिट करती हैं। और जेम्स वेब टेलीस्कोप के थ्रू या फिर किसी भी टेलीस्कोप के थ्रू जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस वेवलेंथ को, पहले उस लाइट को कैप्चर करते हैं, फिर उसकी वेवलेंथ को स्टडी करते हैं, और फिर उस वेवलेंथ से हमें ये पता चलता है कि जिस एटमॉस्फेयर से गुजरकर ये लाइट हम तक पहुंची है, वहां पर कौन कौन से मॉलिक्यूल, कौन कौन से एटम्स, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से कंपाउंड वहां पर प्रेजेंट हैं या प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि उस प्लेनेट के ऊपर क्या है, यानी वेवलेंथ के जरिए, जो लाइट की वेवलेंथ होती है ना, फोटॉन्स के जरिए। आपको पता है कि हमारे तक भी जो लाइट है, लाइट का कलर व्हाइट होता है, लेकिन हमें आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है लाइट की वेवलेंथ को चेंज कर देता है, बेंड कर देता है, इसलिए हमें सूरज भी लाल दिखाई देता है। वैसे सूरज भी व्हाइट है और हमें आसमान भी नीला दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर उस लाइट को एब्जॉर्ब करके उसकी वेवलेंथ को चेंज कर देता है, जिससे हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से टेलीस्कोप में पहले लाइट कैप्चर हुई, उस लाइट की वेवलेंथ को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट को ये पता चला कि जो ये प्लेनेट है इसके ऊपर वो सारी बेसिक कंडीशन है। अभी की अगर मैं बात करूं तो ये प्लेनेट एक तो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम फटाफट कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या इवन कुछ महीनों में वहां तक पहुंच जाए, वहां जाकर वापस आ जाए। अभी हमें टाइम लगेगा, लेकिन पिछले 100, 150, 200 सालों में जितनी तरक्की साइंस ने की है उसको देखकर ये पॉसिबल तो लगता है। अगर बात करें हम आज से 500 साल पहले की, तो चांद को सिर्फ लोग देखते थे, किसी ने सोचा था कि हम चांद तक चले जाएंगे, लेकिन पहुंच गए ना चांद, क्या हम उससे आगे भी। और रियलिटी ये भी है कि अभी तक हमने मार्स को एक्सप्लोर नहीं किया, वीनस को एक्सप्लोर नहीं किया, हमारा जो सोलर सिस्टम के बाकी प्लेनेट है उसको भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया। तो यहाँ तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा, लेकिन हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। तो ये एक बहुत ही कमाल की डिस्कवरी हुई है। ह्यूमैनिटी, एक तरफ तो हम आपस में लड़ते रहते हैं, दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी बहुत आगे भी बढ़ रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरी दुनिया है उनके लिए नए ऑप्शंस खोल रहे हैं, उनकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अभी तक एक चीज की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये प्लेनेट गैसियस प्लेनेट है या रॉक सॉलिड है। देखो, हमारी अर्थ एक सॉलिड प्लेनेट है, रॉक सॉलिड, इसलिए हम यहाँ पर चल सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जुपिटर की या नेपच्यून की, ये गैसियस प्लेनेट है, हम इनके सरफेस पे चल नहीं सकते, ये गैस से बने हुए हैं। ये गैस का एक गोला है जहाँ पर हाइड्रोजन है, हीलियम है। ये प्लेनेट गैसियस है या रॉक सॉलिड है, इसका अभी पता नहीं लगाया जा पाया है। लेकिन हाँ, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक और ऐसा प्लेनेट डिस्कवर किया था जो रॉक सॉलिड है, जिसके ऊपर भी ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर DMS नहीं था, डाई मिथाइल सल्फाइड नहीं था। उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और इवन वाटर भी वहां पर आइस की फॉर्म में था। वो प्लेनेट कौन सा था? LHS 475b, और इसका जो साइज था वो अर्थ के साइज के बराबर ही था, और इसकी दूरी कंपेरेटिवली
कंपैरेटिवली उस प्लेनेट से काफी कम थी। ये हमसे 41 लाइट ईयर्स अवे है, रॉक सॉलिड है। इसको भी ऐसे ही टेलीस्कोप के थ्रू स्टडी किया गया था जैसे हमने K2-18b को किया है स्टडी। अच्छा, एक और बात, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने K2-18b को डिस्कवर नहीं किया। इसकी डिस्कवरी ऑलरेडी पहले ही हबल टेलीस्कोप ने कर दी थी। इनफैक्ट उससे भी पहले केपलर जो टेलीस्कोप था उसने कर दी थी, लेकिन इस पर ये सारे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स मौजूद है, इस बात की पुष्टि की है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।